आईपीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित एक्सेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार, यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मृत्यता कोरल मोर्टेलिटी घटित होगी। साथ ही पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का 1/6 भाग रूपांतरित हो जाएगा और पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों का 1/4 भाग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र का 1/5 भाग से अधिक भाग रूपांतरित हो जाएगा और 30% अज्ञात प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक ऊष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में भी वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वर्ष 1990 और 2100 के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। 1990 और 2100 के मध्य इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिमटोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि असंभावी है। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के बीच समुद्र सतह में 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अनुमानतः पिछले हिमयुग में अब तक लगभग 390 फीट समुद्र सतह में वृद्धि हो चुकी है। समुद्र सतह में वार्षिक वृद्धि की दर 3 मिलीमीटर अनुमानित की गई है। उदाहरण के लिए फिजी में समुद्र तल में वृद्धि दर 0.15 मीटर 6 इंच प्रति वर्ष है। इससे फिजी के डूबने का संकट आसन है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। उल्लेखनीय है कि पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है, अतः इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है, जबकि इसके पूर्णतः नष्ट हो जाने से महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घटित नहीं होगा। ध्यातव्य है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो एक कार्बन सिंक के रूप में उस महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न कोश भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप पहला, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर होगा। दूसरा, हिम नदी द्रवीभूत होने लगेगी। समय से पूर्व आम में बौर आने लगेगा। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। तो निम्नांकित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए ग्लोबल वार्मिंग के। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, ये सही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, ये सही है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये सही है, एक को छोड़ के। तो 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन बी। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी कुप्रभावित हो रहा है। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है?
जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, या अमेजन वर्षा वन, या सी टैगा, या भारतीय मानसून? तो सबसे पहले प्रभावित होगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। चलिए, दिए गए विकल्पों में आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापन पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? पहला, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, विस्तृत प्रवाल मृदुता घटित होगी। सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी, या अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। ये तीसरा चौथा गलत है। सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी, ये गलत है। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, ये भी गलत है। पहला और दूसरा सही है। स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, विस्तृत प्रवाल मृदुता घटित होगी। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मृदुता घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, यदि 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, या उपरोक्त सभी की? तो उपरोक्त सभी की बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। चक्रवात की, तूफान की, बवंडर की, ये सब अधिक आ रहे हैं पहले से। वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार विश्व ऊष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.6 डिग्री सेल्सियस, या 0.7 डिग्री, या 0.8, या 0.9। तो पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा? सही उत्तर चुनिए। तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा गलत है, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, ये गलत है। तो ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है, अतः इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है?
ग्लोबीय तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। ये सही है। यदि ग्लोबीय तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना स्वाभाविक है। ये गलत है। 21वीं शताब्दी तक ये होगा। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। ये सही है। यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इस वर्ष तक नीदरलैंड्स भी एक गंभीर संकट छा जाएगा। ये सही है। केवल 2 को छोड़ के ऑप्शन सी सही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 और 2100 के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिम टोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि अवश्यंभावी है। आईपीसीसी के अनुसार 1990-2100 के बीच समुद्र सतह में 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, न कि 1 मीटर का। फिजी में समुद्र तल में वृद्धि दर 0.156 इंच प्रति वर्ष है। इससे फिजी के डूबने का संकट आसन्न है। नोट्स। जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। मिलुटिन मिलानकोविच ने समुद्र परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए, जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। इन्हीं सिद्धांतों को ही जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की त्रियकता, विषुव अयन इस सिद्धांत के अंग हैं। वहीं दूसरी ओर सौर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी, जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान से गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें से प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, मीथेन, CH4 और ओजोन, जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती है। जलवायु परिवर्तन के मापन हेतु हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बड़ी मात्रा में बर्फ़ की चादर पाई जाती है, जिनसे आइस कोर निकाला जाता है। इससे पूर्व काल में वातावरण में व्याप्त गैसों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी तथा कार्यक्षमता प्रभावित होगी। इससे मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों का दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदियों, जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन के कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।
मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में आवश्यक खाद्य संग्रहण तथा खाद्यान्न संसाधनों का बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। ध्यातव्य है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समुच्च बांध, अनुपात समस्या, शून्य युद्धाई पद्धतियाँ मृति में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है। कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचना एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मनुवादभावी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला, सनईस्टर, निस्सह तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। वर्तमान में 2017 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 27%, अमेरिका 15% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि यूरोपीय संघ 11% के साथ तीसरे स्थान पर तथा भारत 7% के साथ चौथे और रूस 5% स्थान पर है। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना गया है। एशिया पैसिफिक संघ की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है। ये विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इससे के कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्ष 2015 में जलवायु सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोटोविस, पोलैंड में आयोजित हुआ था। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? 21वां पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संबंध 21वां जलवायु परिवर्तन संपन्न हुआ। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 ग्रीन हाउस गैस है, CH4 मीथेन गैस है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड है, O2 ऑक्सीजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और विकिरण का अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें से प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। उपयुक्त तथ्य से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान चीन करता है। वर्तमान में 2017 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 27%, अमेरिका 15% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि यूरोपीय संघ 11% के साथ तीसरे स्थान पर तथा भारत 7% के साथ चौथे और रूस 5% स्थान पर है। 5% के स्थान पर 5वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो सबसे बड़ा चीन है। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो वह है भूटान, हमारा पड़ोसी बेहतरीन मुल्क। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना गया है।
मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। तो सर्वाधिक कृषि प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी तथा कार्य क्षमता प्रभावित होगी। मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारणात मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, ये सही है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन ए और सही कारण है। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों का दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि, भूमिय, नदी जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक जलवायु परिवर्तन कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की त्रियकता झुकाव, विषुवयन, पृथ्वी के सूर्य से अपसौर या अपसौर की स्थिति, सौर किरणित ऊर्जा। तो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तीव्रता, विषुवयन इस सिद्धांत के अंग है। सौर किरणित ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की ध्रुवीय पर अवस्था पढ़ना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो इसको बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाकी ऑप्शन देख के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।